अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले तो ये बात कि भाई आप लोग जो मैनेज कर सकते हैं वो लाजमी रिवीजन क्लास में बैठें। इंशाल्लाह ताला आपको उसका बेतहाशा फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर आप नहीं भी बैठ रहे तो कम से कम वो काम साथ साथ ज़रूर करें जिस तरह हम उसको गाइड कर रहे हैं। रिवीजन क्लास का लिंक मुझे कल कहना याद नहीं रहा, लेकिन हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे नहीं आ रहे उनको वो लिंक मिल जाए। अच्छा जी, हमने हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिए। अब हम हेड्स ऑफ इनकम की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम पास पेपर के क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके पहले ओरिजिनल को सॉल्व कर रहे हैं और फिर असाइनमेंट आपको दे रहे हैं मॉडिफाई करके, ताकि एक स्टेप थोड़ा सा आप और ऊपर आ जाए। हमारे पहले 3 चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल, जहाँ एग्जामिनर कोई बिल्कुल उसमें क्रिएटिविटी नहीं करता। कोई तकरीबन 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स का एरिया यहाँ पर आ जाता है। तो हम इन 2-3 दिनों में इंशाल्लाह इसको भी कवर कर लेंगे और ये भी आपके जो टेस्ट हो रहा होगा उसमें शामिल होगा, ताकि साथ साथ आप इसे तैयार कर लें। अगर इसे हम शामिल नहीं करेंगे तो फिर इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, उनकी वजह से नहीं, ये पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। नहीं या नहीं 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 हम ये कह रहे हैं, नहीं हम ये कह रहे हैं कि पेपर को बैलेंस नहीं बनाना, पेपर को 80-20 पे एडजस्ट नहीं करना। तो कोई थ्योरेटिकल चीज हम भी पढ़ लें, इसमें तो पढ़ना ही कुछ नहीं है। नहीं, जो सवाल एग्जाम में थ्योरी के आते हैं उसमें से देंगे, उसमें से क्यों दे देंगे? याद मैं करा लूंगा, फिक्र ना करो, याद मैं करा लूंगा, आप टेंशन ना लें। तो दे रहे हैं उन्हें न्यूमेरिकल, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपका भी तो नहीं है भैया। ओहो, ये यार इसमें कोई नहीं है, कोई ऐसी चीज होती तो मैं खुद ही ना दे रहा होता। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला है। ये टोटल 2 घंटे का काम है, टोटल 2 घंटे का। डेफिनेशन ऑफ टैक्स, बेटा बस कर दें आप। टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स की डेफिनेशन एक छोटी सी यहाँ लिखी हुई नजर हमें आएगी। टैक्स इज द collection of share of individual and organization income by government under, यानी कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी वगैरह अगर कोई इनकम कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उसमें से गवर्नमेंट अपना जो शेयर ले रही है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट ये शेयर कैसे ले रही है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई लॉ बना देती है गवर्नमेंट और उस लॉ के तहत आप मजबूर हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए। और टैक्सेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में देखें और तो हमें नज़र आता है कि फिरौन ने पहली दफ़ा जो है वो टैक्स लगाया था अपनी आवाम के ऊपर। यानी इंसानियत का ये कॉन्सेप्ट बहुत शुरू से है कि गवर्नमेंट के अखराजात किसने उठाने हैं? अवाम ने उठाने हैं। हिस्ट्री में बड़े बड़े मुज़िका खेज, बड़े बड़े फ़नी किस्म के टैक्स लगते रहे, लेकिन मकसद यही था कि भाई टैक्स लगाया जाए, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, या दूसरा मकसद ये था टैक्स लगाया जाए और अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाई जाए। यहाँ हम यही दो बातें पढ़ेंगे कि टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे इकट्ठे हों, क्योंकि निज़ाम में हुकूमत चलाना है, गवर्नमेंट ने अखराजात करने हैं, तो टैक्स लगाया जाए, उसका पर्पज़ क्या है? पैसे इकट्ठे हों। एक दूसरा टैक्स लगाया जाए जिसका मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है, अगरचे पैसे आ रहे हैं लेकिन मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। मसलन हम चाहते हैं कि किसी चीज़ की जो इंपोर्ट है, हम ये भी ना कहें कि हमने बैन कर दी है, लेकिन हम उसके ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस ज़्यादा लगा के उसे महंगा कर दें ताकि उसकी डिमांड क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। या हम कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने सिग्नल क्रॉस किया या ओवर स्पीडिंग की या सीट बेल्ट ना लगाई तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। तो क्या मकसद पैसे इकट्ठे करना है? नहीं, मकसद जान की हिफाजत या उस बात को इंश्योर करना है, ठीक है ना। तो जैसे फिरौन ने जब पहली दफ़ा टैक्स लगाया तो उसने ना कुकिंग ऑयल के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो
जो कुकिंग ऑयल था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, और फिरौन के जो कलेक्टर्स थे वो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो शख्स कुकिंग ऑयल ख़रीदता था उसके ऊपर एक टैक्स लिया जाता था। इससे एक निज़ाम हुकूमत चल रहा था, ऐसे चल रहा था। इंग्लैंड में फिर जब टैक्सेशन का निज़ाम आया तो उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से टैक्स लगाना शुरू किया। अगर आज भी आप इंग्लैंड की कोई पुरानी इमारत देखें ना, तो आपके उसके अंदर कुछ विंडोज़ नज़र आएंगी जो बनी हुई हैं और बंद हैं, वो यानी विंडो शेप में बनी हुई है लेकिन अंदर दीवार में ईंटें लगी हुई हैं। असल में एक स्टेज आई जब इंग्लैंड ने विंडोज टैक्स लगा दिया। यानी हुकूमत इसी तरह के काम करती है, जब भी कोई टैक्स लगाती है कोई एक रैशनल अपने जहन में डिसाइड कर लेती है। उन्होंने कहा भाई ये जो विंडोज़ है ना, ये जो आपको हमने लास्ट टाइम भी एक बात क्लास में की कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट की मलकियत है। तो उन्होंने कहा धूप भी हमारी मलकियत है, हवा भी हमारी मलकियत है, तो ये जो लोग विंडोज़ ओपन करते हैं तो ये तो हमारी धूप ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल, तो टैक्स दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उसूल बना दिया कि अगर 10 से ज़्यादा विंडोज़ घर जो है वो बाहर ओपन कर रहा है तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। 10 विंडोज़ आर एग्जेम्प्ट। तो लोगों ने क्या किया, 10 विंडोज़ छोड़ के बाकियों के ऊपर दीवार खड़ी कर दी, उसको बंद करना शुरू कर दिया। तो वो इमारत आपको आज भी नज़र आती है। फिर वही रिवाज में भी आ गई, कल्चर में भी आ गई इस तरह से। फिर एक हुक्मरान आए इंग्लैंड में, उन्हें ज़रा पसंद था कि लोग अच्छा सा हेयर कट रखें और क्लीन शेव रहें और साफ़ सुथरे रहे, तो उन्होंने दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है ना। अब जो लोग दाढ़ी बड़ी कर रहे हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और जो क्लीन शेव कर रहे हैं उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे कुछ दसियों टैक्स हैं वो हिस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ तरीके से लगाए जाते रहे। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें इस तरह की बातें समझा रहा है कि टैक्स है क्या, टैक्स का मकसद क्या है, objective of taxation. The main purpose of taxation is to collect revenue for the government. Government levies tax to achieve the following objective: collect revenue and run administer government. Number one, tax is a tool for implementing policy. ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कि पॉलिसी चाह रहे हैं कि यार लोग क्लीन शेव रखें, लोग साफ सुथरे रहें। अच्छा, उस वक्त वो कैंडल बर्न करने के ऊपर टैक्स लगा देते थे कि कैंडल्स के ऊपर टैक्स लगा दें, चाहते थे कि लोग ज़्यादा कैंडल का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से। और फिर हम एक तीसरी पॉलिसी भी हो सकती है, टैक्स इज यूज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्या मतलब, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए और वो पैसा जो है वो फिर गरीबों के ऊपर खर्च कर दिया जाए, वेलफेयर के ऊपर खर्च कर दिया जाए। बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगा दे, बड़े घरों पे टैक्स लगा दे, महंगी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दें, आम चीज़ों के ऊपर से टैक्स कम कर दें। ये भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट के पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, वो इसे एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्यों वो विल उतनी आ नहीं पाती है और ये उसको अप्लाई नहीं करते। जैसे जब ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ी ना, तो एक ऑप्शन मौजूद थी, डिस्कस भी होती रही गवर्नमेंट में, लेकिन बहरहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुई कि यार ठीक है, पेट्रोल हमें महंगा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, मजबूरी है, तो आप एक काम करें, बाइक वालों का पेट्रोल सस्ता कर दे, गाड़ी वाले को महंगा कर दे, सेग्रीगेशन कर दें इसके ऊपर। फिर उनको कोई एक लिमिट एलोकेट कर दें, मतलब कोई मिस यूज़ भी ना हो रहा हो। चले हम ऐसे सोचने के आदी है ना कि जैसे फ़ौरन कोई मिस यूज़ हो जाएगा। पहली बात तो मिस यूज़ होगा नहीं, लेकिन हमें लगता है कि मिस यूज़ हो जाएगा। तो हम एक एवरेज बाइक वाले का एक महीने में कितना पेट्रोल खर्च होता है ये कैलकुलेट कर लें, कार्ड्स बना दें। आज सारा निज़ाम आपका ऑनलाइन मौजूद है। उस बाइक वाले को उतना पेट्रोल जो है वो आप सब्सिडाइज दे दें, मसलन 100 रुपये लीटर दे दें। गाड़ी वाले का आप पेट्रोल कोई 50 रुपये फर्दर महंगा कर दें, कोई बात नहीं, यहीं से सब्सिडी क्रिएट करके उनको दे दें। तो इस तरह से भी किया जा सकता है कि टैक्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए इस्तेमाल कर लें। तो 3 बड़े ऑब्जेक्टिव आ गया। सबसे पहला, ज़्यादातर 80% 90% तो यही ऑब्जेक्टिव है, भाई पैसे चाहिए, पैसे इकट्ठे करने हैं। दूसरा आ गया, हमने अपनी कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। तीसरी बात आ गई, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करनी है। मसलन एक वक्त था कि हमारे यहाँ जो आम गाड़ियाँ ना, छोटी गाड़ियाँ, यानी कि ये डीजल पर भी चलती थी। अब आपको डीजल वाली छोटी गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। डीजल सस्ता होता था, पेट्रोल महंगा होता था। डीजल कोई तकरीबन 30% चीप था पेट्रोल से। तो लोग गाड़ियाँ डीजल की खरीदते थे ताकि ज़ाहिर चीप फ्यूल उसमें डल रहा था। अब हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी थी, डीजल की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन आ रही है, ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं,
तो बजाय इसके कि हम कोई इंटरवीन करें और कोई बैन लगाएं, हमने डीजल की प्राइस उठा के पेट्रोल से ऊपर कर दी। तो अब आप देखें, आपको वो गाड़ियां नजर आना बंद हो गई, ऑटोमेटिकली वो गाड़ियां नजर आना बंद हो गई। तो ऐसे आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए भी काम कर सकते हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। नॉन रेवेन्यू का मतलब है जहां पैसे कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि कोई और काम, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, कुछ और करनी है। गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पशन। आप कोई चीज एग्जाम करते हैं, मसलन जैसे अभी भी आजकल भी सोलर पैनल्स के ऊपर एग्जाम्पशंस हैं, ड्यूटीज की एग्जाम्पशन है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट के यार लोग सोलर पैनल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएं, अपनी एनर्जी खुद जनरेट करें और मुल्क एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स भी, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में भी कन्वर्ट हो जाए। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट द गवर्नमेंट कैन एनकरेज लोकल परचेज। मसलन जब खान साहब की हुकूमत आई तो शुरू में इन्होंने चंद एक अच्छे काम किए, जिनमें से एक काम ये भी है, जो अच्छे हैं उसे तो अच्छे ही कहेंगे ना, हम तो कोई किसी के वो नहीं है, ठीक है ना। नहीं, मुश्किल से नहीं कहा, मैं क्लास में पूरी एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, चंद एक अच्छे काम करने की कोशिश की, ठीक है ना। जिनमें से एक अच्छा काम ये था कि कुछ ऐसी इंपोर्टेड आइटम्स जो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रही है और फॉर नथिंग हम इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हालांकि हमें वो इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे चीज़ हो गई, जैसे ये पोटैटोज हो गए, ये जो मैकडोनल्ड और KFC वाली फ्राइज जिस क्वालिटी के पोटैटो से बन रही, इनके ऊपर ड्यूटीज हाई कर दी, महंगी हो गई। चीज़ काफ़ी ज़्यादा, इंपोर्टेड चीज़ इतनी महंगी हो गई कि अब तकरीबन कहीं नज़र नहीं आती, ठीक है ना। फ़ायदा क्या हुआ, आज लोकली चीज़ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई है। कम से कम 20 से ज़्यादा अच्छे चीज़ बनाने वाले इदारे पैदा हो गए हैं। कम से कम 20 से ज़्यादा उन फ्राइज़ के ब्रांड आ गए हैं, ये ओपा फ्राइज़ और इस तरह के। ओपा तो चलो एक बड़ी कंपनी की का ब्रांड है ना, लोकल में भी बड़ी कंपनी का, लेकिन और छोटी छोटी कंपनीज के बेताशा आ गए। यही हम कह रहे हैं कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, उस इंपोर्ट से रेवेन्यू कमाना मकसद नहीं था, बल्कि उसको डिस्करेज करना मकसद था कि यार ये चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं आनी चाहिए, हम लोकली इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लोकल बिजनेस के लिए फाइनेंशियली वायबल हुआ, उन्होंने चीज़ें बनाना शुरू कर दी। टैक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी महंगी चीज़ें, अमीर की चीज़ें महंगी कर दें और गरीब की चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दें। टैक्स प्रिवेंट वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड ऑफ रिच। कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसे हम कहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ये भी जब ही होगा जब अमीर के ऊपर टैक्स लगेगा, बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स ज़्यादा होगा, बड़े घरों के ऊपर टैक्स ज़्यादा होगा, छोटी गाड़ियों को एग्जाम्प्ट कर देंगे, छोटे घरों को एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो ये वाला काम हो रहा होगा। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन एनकरेज द इफेक्ट ऑफ, एनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। वो कहते हैं अगर इन्फ्लेशन हो रही है अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, टैक्स कम करते हैं। जैसे पेट्रोल की प्राइसिंग में हम ऐसा ही करते हैं। जब फ्यूल प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो और गवर्नमेंट चाह रही हो कि ये लोड अभी हमने अपने आवाम पे ट्रांसफ़र नहीं करना, तो क्या करते हैं, अपना टैक्स कम कर देते हैं। और अगर पेट्रोल बहुत सस्ता होना शुरू हो गया इंटरनेशनली, जैसे कि एक टाइम पे हो गया था अब हम चाह रहे हैं कोरोना वाले टाइम पे, और हम चाह रहे हैं कि यार नहीं, अभी पेट्रोल की प्राइसेस हम कम तो करें लेकिन ज़रा स्टेबल रखें। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा दे ताकि प्राइस जो है वो थोड़ी सी मेंटेन रहे। एकदम से हम प्राइस को, बिकॉज जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस रिक्वायर्स स्टेबिलिटी। बिजनेस को ये चीज़ नहीं चाहिए कि एकदम से पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो जाता है और फिर 300 रुपए लीटर हो जाता है। बिजनेस को ये नहीं चाहिए। बिजनेस को चाहिए कि यार अपना इसकी कोई एक फेयर प्राइस निकालें, उसको मेंटेन रखें ताकि सर्टेनिटी आए, हम अपनी कैलकुलेशन में चीज़ें कर सके। तो गवर्नमेंट ये काम कैसे कर सकती है, इन्फ्लेशन हो रही है तो टैक्स कम कर दे, और अगर डिफ्लेशन हो रही है तो फिर क्या कर दे, टैक्स थोड़ा बढ़ाकर उस चीज़ की प्राइस को क्या करे, मेंटेन रख सकती है। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एनर्जी सिस्टम एंड मिलिट्री, वो सारे काम हम कर सकते हैं। ये क्या कर करके इन एरियाज के लिए अलग अलग टैक्सेस लगा के भी कर सकते हैं कि जनाब एजुकेशन के नाम पे कोई और टैक्स लगा दें, फलां लगा दें, फलां लगा दें। और डिफेंस के लिए तो पैसे इकट्ठे करने ही हैं, जाहिर है डिफेंस सबसे ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है। इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, कि लोग अपना पैसा बाहर ना लेके जाएं, सिरे महल ना खरीदें,
एवन फील्ड महल न जाके खरीद लें, ठीक है ना, बल्कि यहाँ बनी गाला बनाएं। तो इसलिए ये वाला काम भी हम कर सकते हैं कि भाई ये सारे काम भी होने चाहिए। अच्छा जी, टैक्स कैन बी यूज एज अ बार्गेनिंग टूल इन द ट्रेड नेगोशिएशन विद द अदर कंट्री। मसलन आप जैसे अगर हम ऐसे सोचे ना, पहले अगर हम प्रीवियसली देखते थे ना, अब जो दो कंट्रीज की ट्रेड हमें बाज की नजर आती है और बाज की नजर नहीं आती। मसलन अगर हम आज से कोई 15 साल पहले चले जाए ना, 10 ही है वैसे तो, लेकिन मैंने 15 लिखे, 15 ईयर बैक चले जाए ना, तो हमारी पाकिस्तान की और टर्की की कोई खास ट्रेड हमें नजर नहीं आती थी। टर्की की कोई चीज़ें आपको टर्किश मेड चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आती थी, और टर्की में चले जाएं तो पाकिस्तानी चीज़ें नज़र नहीं आती, बिकॉज दो कंट्रीज़ का आपस में कोई टैक्स अरेंजमेंट नहीं हुआ था। लेकिन फिर लास्ट हुकूमत जब आई तो इन्होंने, नहीं इमरान खान के लिए, ये नवाज शरीफ की लास्ट हुकूमत, आप खुश हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टर्की के साथ एग्रीमेंट साइन किए, क्योंकि ये दो लोग आपस में इनका रिलेशन फ्रेंड्स और उसका रिलेशन भी था, तो उन्होंने सोचा यार हमारी दो कंट्रीज को आपस में ट्रेड भी करना चाहिए। उसके बाद आपको टर्किश प्रोडक्ट पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो गई। अब आपको गारमेंट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, आपको शूज़ भी नज़र आ रहे होते हैं, आपको ड्राई फ्रूट भी नज़र आ रहा होता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टर्की की यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ की चंद चीज़ें टर्की में भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जाहिर है हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो सरप्लस है नहीं है चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चंद चीज़ें हमारी टर्की में भी नज़र आ रही। ये कब हो रहा है? वो कह रहा है ये चीज़ आप एज अ बार्गेन परचेज टूल यूज़ करते हैं विद अदर कंट्रीज। आप कहते हैं अच्छा जनाब आप हमारे से निगोशिएट करें, हमारे साथ बिजनेस करें, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको एक काम ये भी देंगे, क्योंकि हम जो चीज़ हमारी वीकनेस है वही हमारी स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन। हम 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो हम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हैं। तो किसी कंट्री के साथ हम निगोशिएशन में ये बात भी डाल सकते हैं कि जनाब आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो फिर हम आपको अपनी मंडियों तक देंगे, आपकी कंट्री से जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उनको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो आपको बिजनेस मिलेगा, लेकिन पहले हमारे ये मसले हल करें, हमारे लिए ये सड़क बना दें, ये करा दें, ऑरेंज ट्रेन बना दें, फलां कर दें, ये कर दें। बात समझ आ रही ना? जैसे क्लीन लाहौर वाला जो प्रोजेक्ट था, ये जब ही शुरू हुआ था, हमने टर्की से मंगवाए लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मजे की बात है, हमारे यहाँ सफाई का भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, तो हमें अपना कूड़ा उठाने के लिए भी तुर्की से लोग मंगाने पड़े थे और वहाँ से कॉन्सेप्ट लाए और फिर ये कंपनी बनी और ये सारा कुछ हुआ। फिर हमने उन्हें कहा कि अच्छा जनाब अब आप हमारे साथ ट्रेड भी कर लें, हम आपसे चीज़ें भी मंगाएंगे। आज आपको क्रॉकरी भी नज़र आ रही है, ज्वेलरी भी नज़र आ रही है, ड्राई फ्रूट भी नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। टैक्स लॉ कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सबसे अहम बात ये क्रॉस चेक से होना चाहिए, ये फुला होना चाहिए, ये सारा कुछ अब हम पढ़ा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है। बैंकिंग चैनल जब हम बीच में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड बाय लिविंग हैवी रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्टेन सेक्टर। जैसे सिगरेट्स के ऊपर हम दे देते हैं, सिगरेट को महंगा करने का हमेशा हम एक ही जवाब निकालते हैं कि यार ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दे। हालांकि बाजार से मिलने वाली चीज़ों में सबसे कम सेहत के लिए जो नुकसानदेह है वो सिगरेट है, ठीक है ना। तो मैं खुद मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन बाजार से तो जो कुछ आप खा रहे हैं हमारे मुल्क में वो तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, उनमें से सबसे कम नुकसानदेह सिगरेट है। अच्छा जी, तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे ये हो सकते हैं। हाँ, अगर आपने बाजार की बिरयानी मरी हुई मुर्गी की खानी है, उससे बेहतर है एक सिगरेट पी लें। आपको पता तो मैं सेहत के लिए नुकसानदेह चीज। टैक्स कैन बी यूज टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटी। कोई ऐसा सेक्टर आपको नजर आ रहा है कि यार इसमें लोग फुल में पैसा लगा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा दें। जैसे कि हमने, अगरचे मैं उससे वो कायल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हमने किया, हमने मोबाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, ठीक है ना। आज तकरीबन 1,40,000 रुपया आपके आईफोन के ऊपर सिर्फ टैक्स है। सिर्फ क्या जी, ये गवर्नमेंट इसको कंसिडर कर रही है कि दैट इज़ अनडिजायरेबल सेक्टर। इसके अंदर हम इतने महंगे महंगे फ़ोन या महंगी महंगी गाड़ियाँ जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट समझती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। ज़्यादा ऐसा टैक्स लगा लिया जो जस्टिफाइड नहीं है। मसलन हमारे मुल्क में गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? गाड़ी की प्राइस तो इंटरनेशनली सेम ही रहेगी ना,
रिमेनिंग क्या है? ड्यूटीज। ऐसी गाड़ियां हैं जिसके ऊपर गाड़ी की कीमत से 200 गुना, यानी अगर गाड़ी 1 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए टैक्स होकर वो 3 लाख रुपए की गाड़ी हुई खड़ी है। अब दुबई में चले जाएं तो पाकिस्तान में जितने की सिविक आती है उतने की वहां कोई बहुत अच्छी टॉप रेंज गाड़ी ले लेंगे, बिकॉज टैक्सेस नहीं है। तो ये सारी, अब इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो आप कहें कि ये तो याद करनी पड़ेगी, तो बड़ी मुश्किल बात आ गई है। ये सिंपल सिंपल सी ऐसे सादा सादा सी बातें डिस्कस हो रही हैं। ऐसे ही पूछेंगे, अभी मैं पेपर तक पहुंचा के छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। बेसिस ऑफ टैक्स लॉज, वो आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स में ये नाम पढ़ा था एडम स्मिथ का, और इसकी किताब का वेल्थ ऑफ नेशन। तो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली एडम ने अपनी इस किताब में भी डिस्कस किया, और उन्होंने वहाँ ये बात भी डिस्कस की कि टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर ये 3-4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। सर्टेनिटी होनी चाहिए, टैक्स पेबल शुड बी क्लियर एंड सर्टेन। क्लियर एंड सर्टेन का मतलब है उसूल बने हों, पॉलिसीज बनी हों। जैसे अभी हम कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन पढ़ कर आए हैं, हमें पता है 1 साल बाद प्लॉट बेचेंगे तो क्या होगा, 2 साल बेचेंगे तो 3 साल बेचेंगे तो 4 साल। अब सर्टेन हमें पता है ये अमाउंट हमारी टैक्स की बन रही है। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर एट अ कन्वीनियंट टाइम, यानी आप जिस वक्त वो बंदा पैसे दे सकता हो, यानी जब गवर्नमेंट टैक्स लेते वक्त नखरे ना दिखा रही हो, इसका ये मतलब भी है। यानी ये ना कह रही हो कि ये क्रॉस टैक्स ही आना चाहिए, फुला से ही आना चाहिए, दिन 12 बजे तक ही होगा, नहीं। इसीलिए वहाँ एग्जेम्पशन नजर आ रही थी ना कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, कैश में भी पे कर दें। अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पेमेंट्स लेना शुरू कर दी, विच मीन्स 24 आवर्स आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो इस तरह का निज़ाम होना चाहिए। जाहिर है एक आदमी टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स नेशन, तो आप उसको कहें नहीं भाई आप क्रॉस चेक बना के लाओ, आपने 1 बजे तक आना था, फलां बैंक में ही जाना था, नहीं। टैक्स तो जैसे जमा हो सकता है फौरी तौर पे ले लेना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ कलेक्शन, टैक्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। इसका मतलब बड़ा अजीब है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, FBR हमारा इदारा है, टैक्स 2 तरह से कलेक्ट हो रहा है। एक डिडक्शन एट सोर्स है, यानी हमने दूसरे लोगों की जिम्मेदारी लगा रखी है कि पेमेंट करने से पहले आपने टैक्स काटना। मसलन राइज अपने एम्प्लॉइज का टैक्स काट रहा है, अपने लैंडलॉर्ड का टैक्स काट रहा है, सप्लायर्स का टैक्स काट रहा है। इसमें FBR क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो हम पे कर रहे हैं टैक्स। हम एज ए FBR काम कर रहे हैं, ऐसे ही सारे मुल्क के इदारे एज ए FBR काम कर रहे हैं। ये वाला माइनस कर दें, ये सारा टैक्स माइनस कर दें, बाकी का टैक्स बचा है जो FBR ने काटा है। वो जितना टैक्स है उससे 4 गुना ज्यादा FBR के खर्चे हैं। इसका मतलब है टैक्स कलेक्ट करना एक्सपेंसिव हुआ है। टैक्स कलेक्ट करने पे फर्ज किया 10 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं और टैक्स 4 अरब रुपए का आ रहा है, तो भाई इसे बंद कर दें, 6 अरब वैसे ही बच जाएंगे। ठीक है ना, ये मुराद है। यानी आपकी जो टैक्सेशन की मशीनरी है उसकी जो कॉस्ट टू रिकवर टैक्स फ्रॉम योर नेशन है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे कोई इकोनॉमिक डिसीजन हो। ये एडम्स ने 3-4 मोटे मोटे से उसूल बताए थे अपनी किताब में। फिर इसके बाद एक छोटी सी बात आ रही है काइंड ऑफ टैक्स या स्ट्रक्चर ऑफ। अक्सर एग्जाम में यही वाली बात पूछी जा रही होती है, व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है फ्लैट रेट, सब लोगों के लिए एक जैसा टैक्स। यानी हम यहाँ ये ज्यूम करते हैं कि सब लोग एक जैसे ही हैं भाई, हर बंदे ने एक ही परसेंटेज से टैक्स पे करना है। यानी ये नहीं डिस्टिंक्शन करनी अमीर गरीब, ऐसे नहीं सोचना, सबके लिए एक फ्लैट रेट आ। ठीक है ना। इट इज अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स, जैसे सेल टैक्स। ठीक है ना, जैसे सेल टैक्स। लेकिन अगर हमने स्लैब बना रखे हैं, पहले इतने लाख पर एग्जाम, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इसका मतलब है हमारे ये प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है। ठीक है ना। फिर क्या है ये प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इज अ टैक्स इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम बेस। पहले 5%, फिर 7.5%, फिर 12%, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। यानी अमीर ज्यादा टैक्स दे, गरीब कम दे, और कुछ लोग बिल्कुल भी ना दे, एग्जाम कर दें उनको। अब ये वाली बात सोशल एंगल से ठीक है, सोशल एंगल से ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। इकोनॉमिक्स का उसूल तो है जब हम चीज बल्क में खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। ये चीज तो मुझे इनकरेज कर रही है कि अगर मैं टैक्स एवेजन करूं
अपनी स्लैब को नीचे ले आऊं तो एक तो कुछ मेरा टैक्स बचेगा, कुछ मेरे ऊपर ऑफिशियली रेट भी कम आ जाएगा। तो ये तो मुझे ये वाली पॉलिसी इस एंगल से देखें तो मुझे प्रमोट कर रही है कि मैं टैक्स एवेजन करूं। इसका रिवर्सल रिग्रेसिव टैक्स। भाई जैसे मैं कोई भी चीज बल्क में खरीदूं, मैं एक मार्कर खरीदने जाऊं तो रेट और लगेगा, 6 खरीदने जाऊं तो और लगेगा, दर्जन खरीदने जाऊं तो और लगेगा, लेकिन अगर पूरा कंटेनर खरीदने जाऊं तो और लगेगा। वो कहते हैं यार ऐसे ये भी होना चाहिए था। तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि टैक्स ऐसे लगना चाहिए। इट इज अ टैक्स वेयर रेट डिक्रीजेज एज अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेज। हायर इनकम ग्रुप पे लेस टैक्सेस देन लोअर इनकम, परसेंटेज टर्म में। अब आप समझे कि जो आपके स्लैब है ना वो रिवर्स हो जाए, गरीब टैक्स ज्यादा दे और अमीर कम दे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है नहीं अमीर कम दे गरीब ज्यादा दे। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है यार किस चक्कर में अमीर और गरीब के पड़े, सब बराबर टैक्स दें। ठीक है ना, जैसे ज़कात का कॉन्सेप्ट है, जब ज़कात आप साहिब निसाब हो गए तो फिर रेट सेम है, 2.5% ही है। क्या 1 अरब का 2.5% लग रहा है या 10 लाख का 2.5% लग रहा है, रेट विल रिमेन सेम। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, रेट ज्यादा लगाएं कम इनकम पर, फिर रेट कम करना शुरू करें। ठीक है ना, और ये क्या कह रहे हैं, ये जो अब इसका मतलब है अभी हम कहाँ बैठे हैं, इन दो जगह पे बैठे हैं, सेल टैक्स में यहाँ बैठे हैं और इनकम टैक्स में नॉर्मली यहाँ बैठे हैं। ठीक होगी ना बात। अच्छा जी अब ये याद करने में बड़ी क़यामत आ जाएगी, ऐसे है ना कि नहीं आएगी, नहीं आएगी हैं, ओके 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 आ सकती है क़यामत फिर भी है। अगर आर्टिफिशियल रेन आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल। वो कहता है यार जब टैक्स लगाए ना तो ये बात भी सोचें। नंबर 1 द बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल का क्या मतलब है, दिस प्रिंसिपल से दैट टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट रिसीव। इट मींस दैट those who receive the greatest benefit from the government project should pay the most taxes. The benefit principle is commonly used for highways, libraries, airports. भाई आप मोटरवे पे जाएंगे तो मोटरवे का टैक्स पे करेंगे, आपने मोटरवे का टैक्स नहीं पे करना, घर बैठे आराम से। जीटी रोड से जाना चाहते हैं जीटी रोड का टैक्स पे करते हैं, एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं एयरपोर्ट का टैक्स पे करते हैं। जो बंदा बेनिफिट उठा रहा है वो टैक्स पे करे, जो बेनिफिट नहीं उठा रहा वो क्यों इस चीज का टैक्स पे करे। इसको क्या कहते हैं, बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। The tax should be based on ability to pay. It means that a person who is earning more income should pay more tax. Progressive tax rate are an example of it. वो कहते हैं यार एक आदमी बेचारा गरीब आदमी है, उसकी एबिलिटी टू पे नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा है। या बाद दफ़ा हम देखते हैं कि एक आदमी बेचारा चैरिटी मांग कर, भीख मांग कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और गवर्नमेंट कह रही है जनाब मेरा हिस्सा निकालो। वो कहते गवर्नमेंट कहती है हमारे से बड़ा भिखारी कौन है भाई, तुम अपने आप को हमारे से बड़ा समझते हो, नहीं गलती है तुम्हारी। ठीक है ना, तो वो कहते भाई हमें पैसे दो। अब आगे हम पढ़ेंगे 2 तरह के टैक्सेस हैं, बल्कि यहीं इसी चैप्टर में भी अगली स्लाइड में पढ़ रहे होंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स असल में यही जालमाना निज़ाम टैक्स का है जहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि टैक्स किसके लग जाएगा। मतलब एक भिखारी, वो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक भिखारी बेचारा भीख मांग रहा है, जेन्युइन कोई मसाइल का शिकार है, अपनी चैरिटी मांग कर पैसे उसने इकट्ठे किए हैं। अब वो एक दवाई खरीदने गया है, उस दवाई के ऊपर सेल टैक्स लगा हुआ है। वो एक टूथपेस्ट खरीदने गया है, शैम्पू खरीदने गया है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। इस गरीब ने भी टैक्स देना है। हत्ता कि अगर इसने सोच लिया ना खुदा ना खास्ता हालात की वजह से कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, तो मिट्टी का तेल खरीदने गया तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है कि नहीं यार उन लोगों पे टैक्स लगाएं जो पे कर सकते हैं, उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दें जिनके ऊपर टैक्स। तो जाहिर है ये काम हम कहाँ कर सकेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस में तो कर सकेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो तो अक्रॉस द कंट्री लग जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही होगा ना। जैसे आप मोबाइल पर बैलेंस अपलोड करते हैं, अभी आपकी तो कोई इनकम नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं,
एक बेगर भी अगर मोबाइल पे बैलेंस डाल रहा है तो वो भी टैक्स अपलोड, वो उसका भी टैक्स कट रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एबिलिटी टू पे नहीं देखा जा रहा, बल्कि नीड देखी जा रही है कि भाई जो भी बैलेंस इस्तेमाल करेगा उसको टैक्स पे करना पड़ गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इट सेज दैट इनकम एंड transaction should be taxed at a fixed rate, therefore people who are earning more income shall pay more tax but not at a, वो कहते हैं यार ये जो आपको लगता है ना कि सब पे एक रेट लगा दिया है, उसकी एक छोटी सी लॉजिक दी। वो कहते हैं नहीं, एक नहीं लग गया, मसलन सब पे 10% टैक्स लग गया, तो भाई अगर आप 10 लाख कमा रहे हो तो आपने 10 लाख का 10% देना है, जो 10 अरब रुपया कमा रहा है उसने 10 अरब का 10% देना है। तो एब्सोल्यूट टर्म में तो टैक्स ज्यादा पे होगा अमीर से, हाँ रिलेटिव टर्म में यानी रेट की टर्म में बराबर नजर आ रहा है, लेकिन जो बड़ा आदमी होगा वो उसके पास एसेट भी तो ज्यादा होंगे, उसकी इनकम भी तो ज्यादा होगी, तो वो कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा होगा। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है उस पर टैक्स लगे जिसे हम टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। सैलरी पर टैक्स किस पे लगेगा? जो इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा होगा। कैपिटल गेन किस पे लगेगा? जो उसने कैपिटल गेन कमाया होगा। मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज का टैक्स उस पर ही लगेगा ना जो लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील कर रहा होगा। प्लॉट का टैक्स उसी पे लगेगा जो प्लॉट में डील कर रहा होगा। डायरेक्ट टैक्सेस, तो इनकम टैक्स उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। इनकम टैक्स इज इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर ईयर। अब जाहिर है ये तो सारा कुछ हम पढ़ाएं, जैसे सैलरी आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया, ये सारे एग्जांपल आ। फिर एक आ गया कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट्स एटसेट्रा। आप प्लॉट खरीदते हैं तो वहां सीवीटी लगता है, गाड़ी खरीदते हैं तो वहां सीवीटी लगता है, तो जो गाड़ी खरीदेगा उस पर ही लगेगी ना, हर एक पे तो नहीं लगेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी एग्जांपल सेल टैक्स, सब पे लग जाएगा, अमीर गरीब सब पे लग जाएगा, एक ही रेट पर लग जाएगा, ठीक है ना। ये आगे सेल टैक्स में हम, इसी तरह कस्टम ड्यूटी, जो भी कोई चीज इंपोर्ट कर रहा होगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। तो ये अमीर गरीब को देखे बगैर, आपको इनकम हो रही है नहीं हो रही है ये देखे बगैर। आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल के ऊपर टैक्स कटी जा रहा है, वाई? वो सेल टैक्स के मोड में लगा हुआ, ठीक है ना। बल्कि आपका जो टैक्स कट रहा है और जो मेरा टैक्स कट रहा है उसका स्टेटस फर्क है। मेरा जो टैक्स कट रहा है दैट इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स, और साल के बाद मुझे मेरी मोबाइल कंपनी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी कि हमने इतना टैक्स काटा है, वो मेरी टैक्स लाइबिलिटी में से एडजस्ट हो जाएगा, और आपने जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं करानी आपका तो वो ज़ाया होगा, आपकी कॉस्ट बन गई, मेरी कॉस्ट भी नहीं बनी, रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो ये वाले मामला डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। बस हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, इसलिए लिखा पास पेपर क्वेश्चन, ताकि आपको पता चला चलिए एग्जामिनर ऐसे तो नहीं पूछ रहा। तो अभी तक जब भी पास पेपर में सवाल आया है तो क्या बात पूछी है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव यानी नॉन रेवेन्यू विच अ टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव। अच्छा, इन 3 चैप्टर को ना एग्जामिनर ऑन नहीं करता। ऑन करने का मतलब होता है कोई क्रिएटिविटी करे, कोई सवाल अच्छा सा डिजाइन करे, कोई सिनेरियो बनाए, नहीं, उसने वेटेज फॉलो करने के लिए, देखें एक 10 नंबर का वेटेज था, उसने यही बात पूछ के जान छुड़वा दी, चलो जी मेरी ग्रिड पूरी हो गई, ठीक है ना। फिर आ गया जनाब, ये 2014 की बात हो रही है, फिर आ गया जी स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्स कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, 5 नंबर का सवाल आ गया। फिर आ गया ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, इनडायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 4 आ गया, बिसाइड फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर टैक्स इज आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी टू नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। अभी हमने 10-11 पढ़े। टैक्सेस आर प्राइमरी revenue yielding tool of the government, you are required to state 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। तो यही सवाल आ रहे हैं, इसी तरह के सवाल हैं, ये सारा आपको यहाँ से वाजे नजर आ रहा है। इसी जी नहीं, अब भी आएंगे, ऐसे ही आएंगे, या इतने से सवालों में ही रिपीट होना शुरू हो गए, इसमें और है ही कुछ नहीं है। कितनी स्लाइड हो गई हैं?
स्लाइड नंबर आ रहा होगा? नो, 9वीं में तो ये सवाल आ रहे हैं ना, तो ये 8 स्लाइड में, बल्कि 8 में से पहले में वो आ रहा होगा, 7 स्लाइड आपकी टोटल बनी है, ठीक है ना। तो पहले पे तो ये आ रहा है ना, ठीक है, ये याद नहीं करना आपने, ठीक है ना, ये याद नहीं करना। तो 7 स्लाइड हैं जिसके ऊपर आप धरना दे के, एहतजाज दे के बैठे हैं, उस बैच की वजह से हमें ऐसे कर दिया और हमें ऐसे कर दिया, ठीक है ना। हैं और बिजनेस दे देते हैं, बताओ फिर, ठीक है, तुम्हारा पेपर अलग बना देते हैं, उनका अलग बना देते हैं। हम चाह रहे हैं कि क्योंकि इस पे बच्चों ने विन करना है अपना लंच या डिनर या हाई टी, तो हम कह रहे हैं एक पेपर बने, रादर देन दिस के फिर ये लगे कि जी उनका पेपर आसान आ गया था, हमारा मुश्किल आ गया था, हमारा सिलेबस ज़्यादा था, उनका कम था। हम तो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई हैं मुश्किल वाली, हम कह रहे हैं कि चलो यार हम उनके बराबर आकर कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता ना, ऐसे हो नहीं सकता। जिसका टैक्स काट रहे हैं ना, वो सामने वाला आदमी भी तो पढ़ा लिखा आदमी है ना। टैक्स कटने के बाद आपने टैक्स गवर्नमेंट चालान जमा करवा के उसको रसीद देनी होती है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने किसी से इनकम लेनी है 10 लाख रुपया, उसने मेरा 20% टैक्स काटा 2 लाख रुपया, तो ये मैं उसकी जेब में जा लेने दूंगा? नेवर। ये तो मुझे क्रेडिट तो जब भी मिलेगा ना, जब मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये ऑनलाइन पे होगा, ऑनलाइन पे होकर इसकी मुझे एक रसीद आएगी, और जब हम अपनी रिटर्न जमा कराएंगे ना, अभी हम रिटर्न के चैप्टर में जाएंगे, जब हम रिटर्न फिल करने बैठेंगे, आईआरएस जो हमारा सॉफ्टवेयर है रिटर्न का, उसमें जब हम अपना नंबर ही ऐड करेंगे, तो जितने लोगों ने मेरे टैक्सेस काटे होंगे वहाँ शो हो रहे होंगे सारे के सारे, मुझे उसका क्रेडिट वहाँ से मिलेगा। तो ऐसे नहीं है कि जनाब आपका टैक्स कट जाएगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं, आपको पैसे मिलेंगे, जाहिर है जमा हो रहे होंगे। हाँ, कोई ऐसा सेक्टर है जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहां कोई ऐसा बात है, तो शायद वहां कहीं छोटा मोटा ऐसा टैक्स फ्रॉड हो सकता है कि आप लोगों से टैक्स काट लें और जमा ना करवाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली बड़ी कंपनीज, बड़े इदारों में तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पेमेंट जब भी करनी है जब आप मुझे चालान देंगे, मैं भले खुद राइस का डायरेक्टर हूं, मैं अकाउंट वालों को कहूँगा भाई निकालो मेरा सर्टिफिकेट, कितना टैक्स मेरा काटा है, बिकॉज वो तो पैसे मैंने दिए ना, राइस ने थोड़े दिए हैं, वो तो मेरा पर्सनल टैक्स है, वो तो मैंने देखना है, नवीद अंसारी साहब ने अपना देखना है, अदनान साहब ने अपना देखना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा टैक्स राइस भी काट लेगा और जमा नहीं करवाएगा, नहीं, वो तो मेरे पैसे हो गए ना। तो ऐसे ही चल रहा होगा सारे का सारा निज़ाम। 1:30 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला फर्दर प्रैक्टिस के लिए। वैसे मैंने तो आगे चल रहा था, आप लोग यहीं थक गए, कोई बात नहीं है। इन 3 दिन में हमारा ये, आप जो मर्जी कर लें, ये 3 चैप्टर हमारे खत्म हो जाते हैं, जो रिमेनिंग 3 है। सॉरी, हमारे पास अब आ रहे होंगे ना 4 सोर्स ऑफ इनकम, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस को छोड़कर, और 3 ये चैप्टर आ जाएंगे। तो ऐसे फिर हम पेपर को जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ जी, कल वाले सवाल की बात करें, आप कल क्लास में थे? होमवर्क आया था। असल में जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की, उस सवाल में उसने अलाउंस पे किया हुआ है, डोमेस्टिक सर्वेंट का उसने आपको धोखा दिया है। 70 अलाउंस है ना, अलाउंस तो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा ना, सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। उसने क्या पे किया उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जहां हम डोमेस्टिक सर्वेंट्स पढ़ रहे थे, वहां फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट है। डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो उसूल लगेगा। ये तो कैश प्रोवाइड किया गया था, ठीक है ना, ये तो कैश प्रोवाइड किया गया था। होमवर्क वाला जी, होमवर्क वाले में क्या लिखा हुआ है? JSL प्रोवाइडेड हिम विद डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। अब ये कुछ और बात है, यहाँ सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है। मिस्टर अफजल इज पेइंग 22,000 पर मंथ while the fair market value of such servant is 73,000 per month. However, company is paying 70,000 for such service as salary to। तो 70,000 में से 22,000 माइनस होगा। नहीं, वो सारा पीछे पर मंथ चल रहा है ना, पिछला 73,000 भी पर मंथ है, तो यहाँ नहीं भी लिखा हुआ तो पर मंथ ही अज्यूम कर लें। वैसे लिखना चाहिए था, वैसे लिखना चाहिए था सवाल डिजाइन होते हुए, लेकिन इसका मतलब वही है। नहीं, पर मंथ अगर नहीं लिखा तो आपने अजम्पशन ले लिया कि मैंने इसे साल का अज्यूम किया। 8 महीने का आ रहा।
नहीं अब ठहर जाओ। हाउएवर कंपनी इज पेइंग 70,000 फॉर सच सर्विस एज सैलरी टू द एम्प्लॉय। नहीं, पर मंथ ही है, ये सारा कुछ पर मंथ ही। अच्छा जी, जब आप क्लास में आए तो इसका अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने नहीं किया तो वो जो टाइम आपका आएगा, हमारी मुलाकात 1:30 बजे हो रही होगी, आप 12 बजे फारिग हो जाएंगे, आप उस टाइम में बैठकर इसको सॉल्व कर लें। ये तो कल हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, होमवर्क में इसका सोल्यूशन भी आपको दे रहे हैं अभी हम। इसमें हम भी थोड़ा काम कर रहे होंगे बैकएंड पे, आप टेंशन ना लें। अगर आपसे काम करवा रहे होंगे तो हम भी कर रहे होंगे। इसका सोल्यूशन अभी हम ग्रुप में आपको देने लगे हैं, सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है। और ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप लोग क्या करें, आप लोग कितने बजे फारिग हो जाते हैं? अच्छा, आप वही चलो जो बच्चे टेस्ट दे के आगे, फिर आप 1:30 बजे, बिल्कुल ठीक है, आपका कोई गैप नहीं आ रहा। 1 बजे फारिग हो गए तो फिर आप लोग ऐसा किया करें ना, 1 बजे ही क्लास में आ जाया करें। मैं 1:30 बजे ही आऊंगा। वन है, मैं 1:30 बजे आऊंगा, लेकिन आप आके काम शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात है, अगर होमवर्क वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ उसको कर लें, आपस में क्वेश्चन डिस्कस करें बैठ के, क्योंकि सबसे ज्यादा तैयारी आपकी उससे हो रही होगी। और अगर आप सब लोग 1 बजे आ जाएंगे तो फिर हम आपको रोजाना आकर एक काम ये भी कर सकते हैं, जो सवाल हमने सॉल्व करना है ना, हम पहले वो आपको दे दें, आप एक दफा उसे सॉल्व कर लें उस 30 मिनट में, फिर मैं आके वहां से कैरी करूंगा, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ रही होगी, ज्यादा बेहतर समझ आ रही होगी। ठीक है ना? तो आप 1 बजे क्लास में आ जाइएगा, वहाँ टीए अवेलेबल होगा, आपको बताएगा कि ये सवाल आपने सॉल्व करना शुरू करना है, और आप उसको सॉल्व करके रखेंगे, फिर आके हम उसको फर्दर रिफाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। 1:30 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप सब कोशिश करें उस क्लास में आए, उस पे घर ना जाएं कि यार लिंक मैं देख लूँ। लिंक आपने देखना होता तो फिर और क्या चाहिए था।